अब हम जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, समझेंगे हिस्ट्री के बारे में प्रोटीन डेटा बैंक की, किस तरीके से प्रोटीन डेटा बैंक का एक इवोल्यूशन हुआ और ऐसे किन किन लोगों का हाथ रहा जिससे कि पीडीबी एक वर्ल्ड वाइड आर्काइव आज के टाइम में बन गई, और ऐसे कौन कौन से लोग थे, उनका क्या महत्व रहा है प्रोटीन डेटा बैंक की टोटल हिस्ट्री में, जिसकी वजह से कह सकते हैं आप कि प्रोटीन डेटा बैंक एक वर्ल्ड लीडिंग डेटा बैंक बन चुका है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के लिए, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलराइज है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला डेटाबेस है वर्ल्ड वाइड, साइंटिस्ट्स के द्वारा, बायोलॉजिस्ट्स के द्वारा और भी स्टूडेंट्स के द्वारा लैब में बताया जाता है इसके बारे में। और ड्रग डिजाइनिंग में जितने भी स्ट्रक्चर्स लिए जाते हैं सारे प्रोटीन डेटा बैंक से ही लिए जाते हैं। और इवन दो आप अभी कोविड के स्ट्रक्चर्स जो भी सर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, वो सारे प्रोटीन डेटा बैंक से ही आते हैं। तो समझते हैं इसकी हिस्ट्री क्या रही है, किन किन लोगों का हाथ रहा है पीडीबी को थोड़ा सा महान बनाने में, क्योंकि मेरा मोटो यही रहता है, एम यही रहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस चीज को समझ पाए कि जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके से उसकी स्थापना की गई। अगर स्थापना गलत ढंग से की जाती तो शायद वो चीज पॉपुलराइज इतनी नहीं हो पाती, उसको इतना नाम नहीं मिल पाता और शायद उस चीज से लोगों का भी फायदा नहीं हो पाता। तो प्रोटीन डेटा बैंक जैसी हमें और भी आर्काइव्स की आज के टाइम में जरूरत है, जिससे कि हम रिसर्च को और इजी बना सकें, क्योंकि जितना खर्चा हमारा एक रिसर्च को करने में होता है वो अक्सर बहुत ज्यादा होता है, हम लैब में करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक पीपीटी पहले से ही बना ली है ताकि आप मुझे ज्यादा लिखना ना पड़े, एक तो और आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा समझ में आ जाए। कुछ लोगों के नाम हैं और हमने आने वाली स्लाइड में हम ये भी पढ़ेंगे कि हिस्ट्री पढ़ेंगे, बेसिकली ईयर वाइज भी पढ़ेंगे। तो ईयर वाइज एक एक साल की मैं बताऊंगा कि जिस जिस साल में मेजर अचीवमेंट जो प्रोटीन डेटा बैंक के हुए वो भी हम बात करेंगे, उन पे भी विस्तार में बात करेंगे। तो आइए एक बार देखते हैं, लुक देते हैं हिस्ट्री किस तरीके से पीडीबी डेटा बैंक की रही है। पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों का हाथ प्रोटीन डेटा बैंक को बनाने में, मैनेजमेंट करने में रहा है। तो 1971 की बात है और ये जो बीएनएल जगह का आपको नाम दिख रहा है ये एक्चुअली में लेबोरेटरी है। क्या है? लेबोरेटरी। और इस लेबोरेटरी में पीडीबी का एक्चुअल में जन्म हुआ। जब बात 1971 की हो रही है तो 1971 में क्या हुआ? प्रोटीन डेटा बैंक का जन्म हुआ। तो बीएनएल क्या है? ये एक्चुअली में ब्रूक हेवन नेशनल लेबोरेटरी, ब्रूक हेवन नेशनल लेबोरेटरी। इस लैब की अगर मैं बात करूं तो इसका बस विजन यही नहीं है, प्रोटीन डेटा बैंक ही नहीं है, इस लैब से बहुत महान महान लोग निकले हैं। और इवन दो कि इस लैब से नोबेल प्राइज विनर तक लोग निकले हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रोटीन डेटा बैंक की स्थापना की इस लैब के अंदर बीएनएल में, उन व्यक्ति का नाम था वॉल्टर हैमिल्टन। वॉल्टर हैमिल्टन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रोटीन डेटा बैंक की क्या करी? स्थापना की। कब? 1971 में। कहाँ पे? बीएनएल में। थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता दूं बीएनएल के बारे में, बीएनएल का थोड़ा सा क्या बैकग्राउंड रहा है। सबसे पहले तो उसका एस्टेब्लिशमेंट, जो बीएनएल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1947 में। तो जब इंडिया हमारा आजाद हुआ था, जब क्या हुआ था? बीएनएल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुआ था? इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कहाँ पे? यूएस में। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, उस जगह का नाम क्या है? न्यूयॉर्क। और यहाँ पे इस लैब के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से 7 नोबेल प्राइज विनर निकले आज तक के, 7 नोबेल प्राइज विनर। तो ब्रूक हेवन नेशनल लेबोरेटरी की जो फंडिंग थी वो की थी किसने? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी।
तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने खाली ब्रूक हेवन नेशनल लेबोरेटरी की ही स्थापना नहीं की, फंडिंग नहीं की, और भी कई सारे यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रोजेक्ट रहे हैं उनमें भी इसने फंड दिया है अपना। जैसे कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो था अमेरिका की टोटल हिस्ट्री में, अगर कह सकते हैं बायोलॉजिकल हिस्ट्री में, तो वो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो उसमें भी क्या था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का हाथ रहा है। और जिन व्यक्ति का हाथ था पीडीबी को स्थापित करने में, वो थे वॉल्टर हैमिल्टन। वॉल्टर हैमिल्टन की क्या हुई, 2 साल के अंदर डेथ हो गई। अब इन्होंने लीडरशिप तो निभाई अच्छे से, इनकी लीडरशिप में काम हुआ भाई, प्रोटीन डेटा बैंक स्थापित कर दिया इन्होंने। अब बात थी आगे इसको चलाने की, तो 2 साल के अंदर इनकी डेथ हो गई। आफ्टर हिज डेथ, तो अभी तक बात चल रही है 1971 की, 1971 की। लेकिन अब क्या आ जाता है धीरे धीरे 1973, ये 2 साल में इनकी डेथ हो गई थी, तो 1973 आ गया। अब यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आता है, टॉम कोइट्जल। जायज सी बात है, अब जो बंदा इस दुनिया में नहीं रहा तो उसकी जगह तो किसी दूसरे बंदे को लेनी पड़ेगी। तो कमेटी ने डिसाइड करा कि टॉम कोइट्जल को इसकी लीडरशिप दे दी जाए, प्रोटीन डेटा बैंक को संभालने के लिए इनको लीडरशिप दे दी जाए। तो टॉम कोइट्जल ने भी क्या करा, साथ दिया प्रोटीन डेटा बैंक का, और ये बेसिकली पीएचडी थे। इनकी लीडरशिप में कह सकते हैं आपकी इतना काम तो नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का बहुत मारामार था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, डेवलप नहीं थी। तो इनका भी टाइम ठीक ठाक बीत गया। धीरे धीरे आ गया 1994, 1994। 1994 आने के बाद क्या हुआ, थोड़ी सी चीजें थोड़ी बहुत ठीक होने लगी। और हाँ, जब 1971 था तो उस टाइम पे टोटल कितने थे, 7 स्ट्रक्चर थे। 7 स्ट्रक्चर थे पीडीबी में टोटल। एक स्ट्रक्चर से काइमोट्रिप्सिन का था, काइमोट्रिप्सिन। एक था एलडीएच का, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर थे और भी कई सारे। हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर था। तो ऐसे 7 स्ट्रक्चर थे। इनके भी मैं आगे स्लाइड में इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो उस टाइम पे इनको सीधा नाम से याद रखा जाता था कि भाई इनका नाम, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। और 1994 आते आते थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही थी, धीरे धीरे हो रही थी। और होने के बाद अब धीरे धीरे इनकी भी लीडरशिप खत्म हो गई, टॉम कोइट्जल की। तो नाम आता है फिर एक जॉयल सुसमैन का। जॉयल सुसमैन, ससमैन, जिस तरीके से आपको प्रोनाउंस करना उस तरीके से कीजिए, बट आपको लिखा सही होना चाहिए। एक चीज और है कि वॉल्टर हैमिल्टन क्या थे, मेल थे। टॉम कोइट्जल भी क्या थे, मेल थे। जॉयल सुसमैन भी क्या थे, मेल थे। क्योंकि जिन लोगों को लीडरशिप मिली प्रोटीन डेटा बैंक को चलाने की, तो उनमें से अभी तक सारे क्या थे, मेल थे। तो जॉयल सुसमैन का थोड़ा बहुत अच्छा सा काम रहा है। इतने पॉपुलर ये इसलिए थे क्योंकि भाई, और एक तो यहाँ पे 20 साल के बाद ये बने थे, क्योंकि आफ्टर 20 ईयर्स। तो इनकी पॉपुलैरिटी इसलिए थी क्योंकि इन्होंने एक रिसर्च की थी, वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, कलर बदल लेता हूँ एक बार। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस का नाम आपने सुना ही होगा। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस, ये एक्चुअली क्या है, प्रोटीन है जो कि किसमें इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस की डिस्कवरी इन व्यक्ति के द्वारा हुई थी, इन साइंटिस्ट के द्वारा हुई थी, जॉयल सुसमैन के। इन्होंने बताया था कि ऐसा प्रोटीन है जो इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिशन में, किसके, नर्व सिग्नल के। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस ये पढ़ाया भी जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में या बायोकेमिस्ट्री में, तो उसमें अपने को ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये क्या थे, प्रोफेसर थे। इनका जो जन्म था वो यूएस में ही हुआ था, लेकिन इन्होंने जिस लैब में काम किया, ऑब्वियसली बात है प्रोटीन डेटा बैंक को संभाला भी इन्होंने, लेकिन ज्यादा इनका भी साथ नहीं रहा, क्योंकि ये थे कहाँ के, ये यूएस में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने जो काम किया था सबसे ज्यादा वो इजराइल में किया था।
इजराइल एक इस्लामिक कंट्रीज के बीच में है, एक जूविश लोग जहाँ पे सबसे ज्यादा है जूविश। ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा, बाकी हिस्ट्री के बारे में मुझे ज्यादा और जानकारी नहीं है इजराइल की। तो इजराइल में एक क्या है, यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है कह सकते हो, विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो यहाँ पे ये प्रोफेसर थे, किस डिपार्टमेंट में थे प्रोफेसर, ये थे डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में। तो प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। तो जोएल सुसमैन ने भी ज्यादा साथ नहीं निभाया, 4 साल बीतते हैं, फिर कौन सा सन आ जाता है, 1998। तो हेलेन एम बर्मन नाम की एक फीमेल थी, ये भी साइंटिस्ट थी एक्चुअली, तो फीमेल थी। तो अभी तक तो मेल थे जिनको लीडरशिप मिली थी प्रोटीन डेटा बैंक की, लेकिन हेलेन एम बर्मन 1998 में आ गई थी। और आरसीएसबी एक ऐसी संस्था थी, मैंने आरसीएसबी के बारे में आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है, रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसने पीडीबी को मेंटेन करने का ठेका ले लिया था कि अब से भाई पीडीबी की सारी जिम्मेदारी आरसीएसबी की है। तो इसके बाद क्या हुआ, पीडीबी को आरसीएसबी पीडीबी के नाम से जाना जाने लगा, और कई सारी फंडिंग एजेंसी भी सामने आ गई फंड करने के लिए फिर। और आरसीएसबी को लेड जो करा था, तो आरसीएसबी को जो लेड कर रही थी वो कौन थी, महिला, हेलेन एम बर्मन। हेलेन एम बर्मन की थोड़ी बायोग्राफी में हम शैडो डालते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा हाथ रहा है प्रोटीन डेटा बैंक को आगे ले जाने में थोड़ा, ठीक है। और अभी भी ये क्या है, एक तरीके से सलाहकार है प्रोटीन डेटा बैंक में। जो भी कोई बड़ा डिसीजन आर्काइव को लेकर किया जाता है, स्ट्रक्चर को लेकर कोई भी डिसीजन बनाया जाता है, तो इनकी सलाह भी ली जाती है। बाय द वे ये रिटायर हो चुकी हैं अपने इस प्रोफेशनल करियर में, बट ये अभी भी सलाहकार का एक तरीके से काम करते हैं। जिस तरीके से इकोनॉमिस्ट एक होते हैं, काम करते हैं, ये सलाह देते हैं गवर्नमेंट को, इस तरीके से ये भी सलाह देती है प्रोटीन डेटा बैंक के एक एडवाइजरी बोर्ड की तरह। तो हेलेन एम बर्मन के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ी हिस्ट्री हेलेन एम बर्मन के बारे में। तो हेलेन एम बर्मन का जो करियर था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट्स मैंने वहां से उठाए हैं इनकी हिस्ट्री में से, कि इनकी हिस्ट्री में कब कब इनको अचीवमेंट एक तरीके से मिला और कैसे ये बने आने वाले टाइम में एक, तो ये सब चीजें मैं आपको बताता हूँ। हेलेन एम बर्मन का जो करियर था वो हुआ था स्टार्ट कब, 1964 में, 1964 में, जब इनको पहली डिग्री मिली थी। किसमें, एबी डिग्री मिली थी, सबसे पहली डिग्री इनको मिली थी। तो एबी डिग्री है क्या है, ये एक्चुअली है, एबी डिग्री क्या है, लैटिन नेम है, लैटिन नेम ऑफ बीए डिग्री। बीए डिग्री तो आपको पता ही होगा, ये हो सबको, इसका मतलब है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो इनकी कहानी भी थोड़ी सी दिलचस्प है, हमें जाननी चाहिए लोगों की कहानियां जिन लोगों का बहुत ज्यादा हाथ रहा है किसी भी चीज को बनाने में। तो एबी डिग्री इनको मिली थी 1964 में बर्नार्ड कॉलेज से, जो कि कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में। तो लैटिन अमेरिका बेसिकली जनरली वहां पे क्या होता था, लैटिन अमेरिका में लैटिन भाषा स्पेनिश ज्यादा चलती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो साउथ अमेरिका था वहां से काफी लोग माइग्रेट हुआ करते थे उस टाइम पे, क्योंकि ये 1964 की बात चल रही है, बहुत एंशिएंट टाइम है एक तरीके से इस टाइम पे, क्योंकि अभी पीडीबी की स्थापना भी नहीं हुई। तो एबी डिग्री इन्होंने पहली डिग्री रिसीव की कब, 1964 में, बीए मतलब बैचलर इन आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स में। अब क्या होता है, ये मूव कर जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में इन्हें एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम है जॉर्ज जेफरे, जॉर्ज जेफरे। अब जो जॉर्ज जेफरे नाम के व्यक्ति हैं,
ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, उस टाइम के बहुत प्रसिद्ध थे। अब ये बात हो रही है करीबन करीबन 1967, तो इसके बाद ही 1967 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। तो क्या हुआ, बर्नार्ड कॉलेज न्यूयॉर्क सिटी से यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में ये मूव कर गई हेलन एम बर्मन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में है। यहाँ पे एक व्यक्ति मिले जॉर्ज जेफरे। जॉर्ज जेफरे के बारे में ही बताऊंगा। तो जॉर्ज जेफरे ने इनको क्या करा, ट्रेंड किया। किनको? हेलन एम बर्मन को ट्रेंड किया और इनसे इन्होंने काफी कुछ सीखा। और सीखने के बाद क्या करा, पीएचडी भी करी यहाँ पे। तो इन्होंने क्या करा, रिसीव्ड पीएचडी, ठीक है, कब? 1967 में। 1967 की बात है ये, ठीक है, जब इन्होंने क्या पीएचडी रिसीव की थी। तो इनके नाम क्या है, डॉक्टर लग गया था एक तरीके से कह सकते हैं। तो जॉर्ज जेफरी ने इन्हें ट्रेन किया था और इनके अंडर ये काम भी कर रही थी, पीएचडी भी कर रही थी। तो पीएचडी फाइनली 1967 में इन्हें अलॉट हो गई थी। जॉर्ज जेफरी के बारे में जानते हैं कि जॉर्ज जेफरी कौन थे, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये प्रोफेसर थे इन क्रिस्टलोग्राफी में, प्रोफेसर इन क्रिस्टलोग्राफी, क्योंकि स्पेशलाइज थे क्रिस्टलोग्राफी स्टडीज के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में। कहां पे? यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में। और ये पढ़ाते भी थे बच्चों को। 1915 में इनका जन्म हुआ था और 2000 में फाइनली ये देश को सेवा देके देहांत हो गया था उस टाइम। पीएचडी डिग्री के बाद अब होता क्या है, इनका थोड़ा मन होता है कि जॉब करने का। तो ये इसके बाद जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा एक तरीके से स्कॉलर बन जाती है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च, यहाँ पे क्या है, एक ऐसा क्या है, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट की तरीके से जॉब करते हैं। कहाँ? इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च, यहाँ पे ये क्या है, ज्वाइन कर लेते हैं एज अ रिसर्च एसोसिएट। अब धीरे धीरे इनका करियर चलता है, 1989 आ जाता है, ठीक है। इससे पहले ये क्या हो जाती है, यहाँ पे प्रमोशन होता होता इनका, अब ये सीनियर मेंबर बन जाती हैं, प्रोमोटेड टू सीनियर मेंबर, प्रोमोटेड टू सीनियर मेंबर, सीनियर मेंबर बन गई। अब धीरे धीरे देखते देखते 1989 आ जाता है। 1989 के आने के बाद ये क्या करती है, ज्वाइन कर लेती है, हेलेन एम बर्मन की बात हो रही है अभी भी। तो ये ज्वाइन कर लेते हैं कौन से, फैकल्टी ऑफ रटगर्स यूनिवर्सिटी। तो फैकल्टी ऑफ रटगर्स यूनिवर्सिटी, तो फैकल्टी ऑफ रटगर यूनिवर्सिटी ये ज्वाइन कर लेती हैं, इनकी फैकल्टी ज्वाइन कर लेती है रटगर यूनिवर्सिटी की, जनरली अगर मैं बोलूँ तो आपको। अब इसके बाद क्या होता है, इनका जो रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, रिसर्च का इंटरेस्ट वो किस किस में है, सबसे ज्यादा है क्रिस्टलोग्राफी में। किसमें? क्रिस्टलोग्राफी में। क्योंकि इन्होंने क्या करा था भाई, जॉर्ज जेफरी से पीएचडी की थी इनके अंडर में। और जनरल इनका जो मेन जो मोटा मोटा तौर पे इंटरेस्ट जो था ना इनका, वो था भाई प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स मतलब प्रोटियोमिक स्टडीज में और न्यूक्लिक एसिड्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में। इनके करीबन करीबन जो हेलेन एम बर्मन की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो इनके करीबन करीबन 290 स्कॉलर आर्टिकल्स हैं। क्या है? 290 स्कॉलर आर्टिकल्स। और जो इनका इंटरेस्ट था सबसे ज्यादा जिस पे इन्होंने काम किया है वो है कोलेजन पे, कोलेजन। इसमें इनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था और सबसे ज्यादा इन्होंने आर्टिकल इस फील्ड के अंदर मतलब कोलेजन पे ही करे हैं, जो कि एक हमें पता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बॉडी में।
आप देख लो मेजर कंपोनेंट इसके क्या है। कनेक्टिव टिश्यू में जनरली ये पाया जाता है, स्किन के अंदर देख सकते हैं आप, और भी स्किन, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन, इन जगह पे आप कोलेजन को देख सकते हो। और भी काफी सारे बॉडी पार्ट्स हैं इस जगह पे देख सकते हैं। तो कोलेजन इनकी फेवरेट स्टडी में से एक था, जिनके ऊपर जो मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होके इन्होंने सबसे ज्यादा पैशनेट होके कोलेजन पे काम किया था। अब हेलेन की जिंदगी में जो नए मोड़ आए वो आए 1971 से। 1971 एक ऐसा ईयर रहा, कह सकते हैं आप गोल्डन ईयर फॉर हेलेन, क्योंकि इस टाइम पे ये क्या थी, को फाउंडर थी, को फाउंडर ऑफ पीडीबी आर्काइव। ठीक है, आर्काइव एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम स्टोर करते हैं। तो पीडीबी की जो आर्काइव थी, जहाँ पे स्ट्रक्चर्स स्टोर हो रहे थे प्रोटीन डेटा बैंक के, तो उनकी ये क्या थी, को फाउंडर थी। को फाउंडर रहते रहते इनको जो ड्यूटी मिली वो ये थी, इनकी एक तरीके से इनको क्या करना था, मैनेजमेंट करना था, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इनके लिए दो काम थे, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट। ठीक है, करना किसकी, फॉर पीडीबी रिसोर्सेज। तो इन्होंने ये काम बहुत अच्छे से निभाया, और फिर धीरे धीरे करते करते 1992 आ गया। 1992 के बाद इनको फिर और मौके मिले, जैसे कि इनको एक तरीके से लीडरशिप मिल चुकी थी। क्या मिल चुकी थी, लीडरशिप इन एस्टैब्लिशिंग लीडरशिप मिल चुकी थी इनको एस्टैब्लिश करने की, और इनका हाथ रहा है एस्टैब्लिश करने में एनडीबी। एनडीबी एक मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस है आज के टाइम में, जिसको हम जानते हैं न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस के नाम से। न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस आज के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस माना जाता है ये, न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर्स के लिए। इसी तरीके से 2000 सन में इनका हाथ रहा है इस्टेब्लिश करने में आरसीएसबी प्रोटीन डेटा बैंक को। आरसीएसबी बेसिकली एक ऐसी संस्था है, रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जिसने पीडीबी को क्या करके रखा है, मेंटेन करके रखा है, इसका मैनेजमेंट रखा है, इसको चलाती है बेसिकली। ठीक है, और इसमें भी इनका हाथ रहा है हेलेन का। और वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डेटा बैंक इसी तरीके से जब 2003 में स्टैब्लिश हुआ था, इनमें भी इनका हाथ था, इनकी लीडरशिप रही है। इसी तरीके से ईएम डेटा बैंक जब बना था 2007 में, इसमें भी इनकी लीडरशिप रही है। ईएम मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डेटा बैंक, एक तरीके से यूनिफाइड रिसोर्स है, यूनिफाइड डेटा रिसोर्स फॉर 3D इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ, बट इसके लीडरशिप मेंटेन करने में भी हेलेन का हाथ रहा है, इसमें भी इसको एस्टेब्लिश करने में हेलेन का हाथ रहा है। अभी ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है और ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, क्योंकि अभी लोग पीडीबी से अपना काम चला लेते हैं, प्रोटीन डेटा बैंक से। इसी तरीके से स्ट्रक्चरल बायोलॉजी नॉलेज बेस, ये भी इतना पॉपुलर अभी नहीं है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में और ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी नॉलेज बेस, जनरली देखें तो ये जितने भी डेटाबेसेस हैं, ये अलग अलग 5 डेटाबेसेस हैं। प्रोटीन डेटा बैंक को अगर हटा दें तो 4 डेटाबेसेस बनते हैं। ये सारे के सारे डेटाबेसेस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर्स कौन से, 3D स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो जितने भी पॉपुलर स्ट्रक्चरल डेटाबेस हैं, इन सब में हेलेन का हाथ रहा है। ठीक है, हेलेन का हाथ रहा है इनकी लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए, और इनको स्टैब्लिश करने में भी इनका हाथ रहा है, क्योंकि नए नए आइडियाज जनरली इन्होंने काफी सारे आइडियाज दिए थे इनको मैनेजमेंट करने के, इनको स्टैब्लिश करने के।
थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इनकी जिंदगी के कुछ अवार्ड्स देखते हैं, इनको क्या क्या अचीवमेंट और मिली। तो हेलेन जो थी एक तरीके से मेंबर थी किसकी, अमेरिकन एकेडमी फॉर आर्ट्स एंड साइंसेस, इनकी मेंबर थी। बायोफिजिकल सोसाइटी की ये फेलो रही हैं, फेलोमेट, और इनकी भी मेंबर रही है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस, इसकी मेंबर रह चुकी हैं। और अमेरिकन क्रिस्टलोग्राफी एसोसिएशन की भी मेंबर रह चुकी हैं हेलेन। और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की भी मेंबर रह चुकी हैं। और अब इनकी लाइफ के कुछ अवार्ड्स देखते हैं, इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले गए फाइनली बेसिकली। तो सबसे पहला जो अवार्ड था इनको मिला था बेंजामिन फ्रैंकलिन अवार्ड। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट का नाम है बाय द वे। तो ये अवार्ड जो इनको मिला था वो बेसिकली ओपन एक्सेस इन लाइफ साइंसेस को बनाने के लिए मिला था, फॉर ओपन एक्सेस इन लाइफ साइंसेस। इसके बाद इनको मिला था डेलानो अवार्ड। ये किसके लिए मिला था? फॉर कंप्यूटेशनल बायोसाइंसेस, फॉर कंप्यूटेशनल बायोसाइंसेस। ये वन ऑफ द, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन अवार्ड है, ये वन ऑफ द मोस्ट हाईली प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है अमेरिका में। एसीए मार्टिन ब्यूर्गर डेविड रॉगनेली अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड भी इनको मिला है, जो कि को दिया गया था फ्रॉम बायोफिजिकल सोसाइटी के द्वारा, बायोफिजिकल सोसाइटी, कार्ल ब्रैंडन अवार्ड का। और ये जो अवार्ड दिया गया था ये प्रोटीन सोसाइटी की तरफ से दिया गया था इन्हें, फ्रॉम प्रोटीन सोसाइटी। ठीक है। और अगर करंट की बात करें तो इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत अपना मतलब एक तरीके से त्याग दिया है प्रोटीन डेटा बैंक को और भी कई सारे डेटाबेस को बनाने में, इस्टेब्लिश करने में उनको, और उनको मैनेज करने में। ठीक है। तो काफ़ी सारी जिम्मेदारी रहती है जब आप बहुत मतलब अच्छे रेप्यूटेड पोजीशन पे आप होते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए। और डायरेक्टर एमिरेटा है अभी फिलहाल, ये इनकी जो पोस्ट है डायरेक्टर एमिरेटा, बेसिकली कुछ नहीं है, डायरेक्टर पोस्ट पे है बेसिकली ये अभी। तो डायरेक्टर एमिरेटा का मतलब ये है कि ये बेसिकली प्रोफेशनल तौर पे रिटायर्ड हो चुकी हैं। क्या हो चुकी है? रिटायर्ड। लेकिन कभी भी अगर कोई बड़ा फैसला लेना होता है प्रोटीन डेटा बैंक को, मतलब प्रोटीन डेटा बैंक के रिलेटेड या न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस, किसी भी 3D स्ट्रक्चर डेटाबेस के जो जिनमें इनका हाथ रहा है, तो इनकी सलाह जरूर मानी जाती है, इनकी सलाह ली जाती है। ठीक है, हेलेन की। और तो यही होता है एमिरेटा का मतलब कि मतलब प्रोफेशनल सर्विस से बंदा रिटायर हो चुका है, लेकिन कभी सजेशन देने होते हैं तो एक्सपर्ट का काम करते हैं, एक्सपर्ट की तरह अपना एक सजेशन देते हैं कि क्या फैसला कंपनी के लिए सही रहेगा, कौन सा फैसला ऐसा रहेगा। मतलब एक तरीके से काफी सारे ऐसे फैसले होते हैं जो निजी फैसले जो कंपनी मेंटेन रखती है। तो ये थी कुछ कहानी हेलेन के बारे में, हेलेन के बायोग्राफी के बारे में। अब दोस्तों वापस आते हैं हम अचीवमेंट और एवोल्यूशन जो कि प्रोटीन डेटा बैंक का हुआ था जिस तरीके से। तो अभी बाय द वे हमने हेलेन की बायोग्राफी पढ़ी है। हेलेन का बहुत हाथ रहा है प्रोटीन डेटा बैंक में और भी कई सारे 3D स्ट्रक्चर डेटाबेस में भी। बट बाय द वे हम प्रोटीन डेटा बैंक कर रहे हैं स्पेसिफिकली प्रोटीन डेटा बैंक के हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो 1971 में तो हमें पता है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था प्रोटीन डेटा बैंक का, और जिनकी को फाउंडर हेलेन भी रही थी, और जिनको स्टार्ट भी किया गया था जैसे कि हमें पता है कहाँ पे, BNL में, BNL। तो इतना तो आपको पता है, इतना मैंने आपको बताया भी बाय द वे हिस्ट्री में। अब बात करते हैं कि अचीवमेंट कौन कौन से प्रोटीन डेटा बैंक को मिले। ठीक है, किस तरीके से मिले और किस तरीके से प्रोटीन डेटा बैंक इतना ऊपर आया, इतनी ऊंचाई पे पहुंचा, आज एक
वर्ल्ड वाइड पॉपुलर आर्काइव बना। तो 1971 में जब प्रोटीन डेटा बैंक को स्टैब्लिश किया गया था तो उस टाइम पे इसमें कितने थे, टोटल 7 स्ट्रक्चर थे। तो 7 स्ट्रक्चर थे। सबसे जो कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं 7 में से कौन कौन से थे। जो पहला था वो था काइमोट्रिप्सिन, दूसरा था कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, तीसरा था भाई साइटोक्रोम B5, चौथा था हीमोग्लोबिन का, पांचवा था लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, जिसको हम LDH के नाम से भी जानते हैं, और एक था मायोग्लोबिन, रोबरिडॉक्सिन, सबटिलिसिन, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो ये थे कुछ 7 स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन डेटा बैंक जब स्टैब्लिश किया गया था तो इसमें 7 स्ट्रक्चर थे इनिशियली। तो सबसे पहला था काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, साइटोक्रोम B5, हीमोग्लोबिन, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस जिसको LDH के नाम से भी हम जानते हैं, मायोग्लोबिन, रोबरिडॉक्सिन, सबटिलिसिन, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो धीरे धीरे हुआ क्या, कहानी कुछ ऐसी है प्रोटीन डेटा बैंक की। अब धीरे धीरे स्ट्रक्चर क्या होने लग गए, इंक्रीज होने लग गए, स्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ने लग गए। ठीक है, स्ट्रक्चर बढ़ने के साथ साथ समस्या जो आने लगी, सबसे पहले इनिशियली यहाँ पे कुछ PDB ID नाम की कोई चीज नहीं थी। PDB ID जिसे हम एक्सेशन ID भी बोल सकते हैं। एक्सेशन ID वो चीज होती है जो कि हर एक स्ट्रक्चर को दी जाती है, एक यूनिक ID होती है जिसके द्वारा उस स्ट्रक्चर को हम पहचान सके, सर्च कर सके, उसको ढूंढ सके किसी भी डेटाबेस के अंदर। तो PDB ID या एक्सेशन ID नाम की पहले कोई चीज नहीं थी। तो उस टाइम क्या हुआ करता था, एक तो लिमिटेड स्ट्रक्चर हुआ करते थे तो उनके नाम से ही वो सेव थे आर्काइव के अंदर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम बढ़ने लगा, 1980 आया, धीरे धीरे थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स और बढ़े। तो स्ट्रक्चर बढ़ रहे थे लेकिन लोगों को समस्या आ रही थी साइट करने में। जब लोग अपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन साइट कर रहे थे तो उनको समस्या आ रही थी कि कभी कभी क्या हो जाता था, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हो जा रहे थे जो कि इसके किसी के आइसोफॉर्म हुआ करते थे। तो उसके बाद जो कॉन्सेप्ट हुआ ना PDB एक्सेशन कोड का, PDB ID का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्डअप हुआ। तो 1980 की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर इंक्रीज कर रहे थे ड्रामेटिकली। ठीक है, यहां से स्ट्रक्चर इंक्रीज होने चालू हुए और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी उस टाइम पे आ गई थी, जैसे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आ गई थी उस टाइम पे, बट लोग इतने सेटिस्फाई नहीं होते। स्टार्टिंग में कोई चीज आती है तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बट थोड़ी बहुत और टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई थी, तो ये समझ सकते हैं आप, ड्यू टू इंक्रीज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत आई, इंप्रूव हुई टेक्नोलॉजी। उसके बाद सन आता है, धीरे धीरे बात आती है 1989 की। तो सन 1989 आ जाता है। अब यहाँ पे जो, जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिकेशन में दिक्कत आने लग गई लोगों को। फिर साइटेशन मतलब साइट करते हैं किसी का रिसर्च पेपर, पढ़ के उसमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो उसमें तो लोगों को दिक्कत आने लग गई। और तो दिक्कत जब आने लग गई तो वहां से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ किसका, PDB ID का। PDB ID जिसको हम एक्सेशन ID के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी एक्सेशन ID भी बोल देते हैं। एक्सेशन ID NCBI में बोलते हैं, मतलब दोनों का एक जैसा ही है। ठीक है, ये प्रोटीन डेटा बैंक की ID है, ये एक्सेशन ID। एक्सेशन ID जनरली हम NCBI में कंसिडर करते हैं। ये एक ऐसी ID होती है जो कि हर एक स्ट्रक्चर को दी जाती है और वो यूनिक होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि दो स्ट्रक्चर की दो एक जैसी ID हो सकती है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर की एक यूनिक ID होगी, यूनिक ID। ठीक है, और ये जो PDB ID थी ये 4 डिजिट की ID हुआ करती थी, फिर बनाई गई थी जो 4 डिजिट ID, क्योंकि जब साइट करने लगे थे लोग पब्लिकेशंस अपने,
तो उनको समस्याएं लगी थी, इसी कॉन्सेप्ट से जो बिल्डअप हुआ था। तो प्रोटीन डेटा बैंक आईडी का जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ था यहाँ से हुआ था 1989 से। और यहाँ पे 1989 में आते आते एक पहला एनएमआर स्ट्रक्चर भी पब्लिश हो गया था। तो फर्स्ट एनएमआर स्ट्रक्चर वाज पब्लिश्ड, जिसका नाम था, आप सर्च कर सकते हो, एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटीवायरल प्रोटीन BDS1, जिसकी पीडीबी आईडी मैं आपको बता देता हूं। तो पीडीबी आईडी है इसकी, जो पहला एनएमआर स्ट्रक्चर था, ये एनएमआर मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये जो स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया गया था, ये किया गया था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, जिसकी पीडीबी आईडी है 1BDS, 1BDS। और इस स्ट्रक्चर का नाम है, क्या है वो, एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटीवायरल प्रोटीन, ठीक है, BDS1। या तो सीधा आप अगर पीडीबी आईडी से सर्च मारेंगे इसे, तो प्रोटीन डेटा बैंक में, तो ये भी आपको सीधा मिल जाएगा। अब पीडीबी आईडी का जब कॉन्सेप्ट आया, एक चीज और समझनी है अपने को यहाँ पे, उस टाइम पे जो दिक्कत होने लगी थी रिसर्चर्स को और साइंटिस्ट्स को, जो भी साइट कर रहे थे पब्लिकेशन अपने, तो उनको एक फंडिंग एजेंसी चाहिए थी। फंडिंग एजेंसी मतलब कोई उनके काम को सपोर्ट करे। अब ऐसा नहीं हुआ करता था पहले के टाइम में। आज के टाइम में तो ठीक है, कोई आदमी किसी काम को, मतलब कोई कंपनी किसी काम को सपोर्ट नहीं करती तो ठीक है, काम चल जाता है। लेकिन उस टाइम पे जब कोई नई नई चीज आती है, किसी चीज को बढ़ावा देना होता है, तो उसमें फंडिंग की थोड़ी जरूरत पड़ती है। तो जो प्रोटीन डेटा बैंक को फंड किया था उस टाइम पे, उसको क्या था, NIGMS नाम की एक संस्था थी। NIGMS बताता हूँ कौन सी है, कलर चेंज कर लेता हूँ। NIGMS थी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल मेडिकल साइंसेस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल मेडिकल साइंसेस, ये दूसरी संस्था थी। पहली संस्था कौन सी थी? पहली संस्था 1971 में कौन सी थी? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जिसने पीडीबी को सपोर्ट किया था, फाइनेंशियली फंडिंग की थी। दूसरी कौन सी थी? NIGMS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल मेडिकल साइंसेस। ठीक है, याद रखना इस चीज को। इसी प्रकार 1989 का पीरियड भी निकल जाता है। फिर एक तरीके से अर्ली 90s का पीरियड आता है। कौन सा? अर्ली 90s का पीरियड, मतलब एक तरीके से 1990 की ही बात हम कर रहे हैं एक तरीके से। तो IUCR एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्रिस्टलोग्राफी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्रिस्टलोग्राफी। अब आपको ध्यान रहे कि अब पीडीबी आईडी जनरेट हो चुकी थी हर एक स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, जनरेट होनी चालू हो गई थी। लेकिन IUCR ने गाइडलाइन रिलीज करी। इसने ये बोला कि भाई हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्तें इस चीज को लेकर है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, कोई भी रिसर्चर कोई भी स्ट्रक्चर अगर पब्लिश करता है प्रोटीन डेटा बैंक को, तो प्रोटीन डेटा बैंक आर्काइव में कोई भी स्ट्रक्चर अगर अपना जमा करता है, पब्लिश करता है, तो उसको कुछ इन शर्तों से गुजरना पड़ेगा होके। ये कुछ प्रोविजन बनाए थे IUCR ने, क्रिस्टलोग्राफी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्रिस्टलोग्राफी, जिसमें पहला था प्रोविजन फॉर एटॉमिक कोऑर्डिनेट का, दूसरा था डिफ्रैक्शन डेटा, तीसरा था पब्लिकेशन इन मेथडोलॉजी, एक मेथड से पब्लिकेशन होना चाहिए, जो चौथा था प्रोविजन ऑफ मैनर ऑफ डिपोजिशन, किस मैनर में आप डिपॉजिट कर रहे हो, पांचवा था प्रोविजन फॉर इन्फोर्समेंट। ये सारे इनके प्रोविजन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीडियो डिटेल में हो जाएगी,
तो इतनी जरूरत नहीं है, बस ये 5 प्रोविजन थे, इसे आपको ध्यान में रखने। ये प्रोविजंस आईयूसीआर ने दिए कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर जमा होगा प्रोटीन डेटा बैंक के अंदर तो वो इन शर्तों को पूरा करेगा, जब भी जाके उसको एज अ स्ट्रक्चर माना जाएगा और पीडीबी आर्काइव के अंदर सेव किया जाएगा, उसके बाद ही वो एक वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो पाएगा। तो आईयूसीआर की गाइडलाइन पब्लिश हो गई। तो दोस्तों देखते ही देखते 1991 आ जाता है। इस साल एक नई इन्वेंशन होती है प्रोटीन डेटा बैंक में। अक्सर क्या होता है कि भाई इस साल पहला फर्स्ट 3D स्ट्रक्चर डिपॉजिट किया जाता है प्रोटीन डेटा बैंक में, मतलब प्रोटीन डेटा बैंक के आर्काइव में फर्स्ट 3D का स्ट्रक्चर सबमिट हो जाता है। अब ये आईडी नहीं है, पीडीबी आईडी नहीं है, बताता हूँ क्या है ये है भाई 3D इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो 3D इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का पहला स्ट्रक्चर रिलीज हो जाता है 1991 में। उस स्ट्रक्चर का जो नाम है वो है बैक्टीरियो रोडोप्सिन। पीडीबी आईडी है जो वो है, आप इसे चेक कर सकते हैं, वो है 1BRD 1BRD। प्रोटीन डेटा बैंक में ये आईडी आप डालेंगे तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। पहला 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से लिया हुआ स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन डेटा बैंक में सबमिट किया गया था। फिर देखते देखते क्या आता, सन 1998। अब प्रोटीन डेटा बैंक में एक समस्या आने लगी थी धीरे धीरे। तो प्रोटीन डेटा बैंक में जो समस्या ये थी, अब स्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ने लगे थे बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो समस्या ये थी कि भाई अब उन स्ट्रक्चर को संभाला कैसे जाए। तो एक डिपोजिशन सेंटर बनाया गया। क्या बनाया गया? एक डिपोजिशन सेंटर। कहाँ पे? ईबीआई का नाम आपने सुना ही होगा। मतलब डिपोजिशन सेंटर जब बनाया गया, एक चीज़ यहाँ पे ट्विस्ट वाली ये है कि डिपोजिशन सेंटर जब बना तो एक डेटाबेस की फॉर्म में बना। किस फॉर्म में? एक डेटाबेस की। और वो डेटाबेस कहाँ पे बना? ईबीआई पे। कहाँ पे? ईबीआई। ईबीआई का मतलब है यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इस डेटाबेस का जो नाम था वो क्या था? MSD। इसका मतलब है मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर डेटाबेस। तो मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर डेटाबेस। और इस साल एक चीज़ और हुई थी जो आपको शायद पता होनी चाहिए, भी मैंने पहले भी बताई थी। क्या हुई थी? वो पीडीबी जो था उसको हायर कर लिया था किसने? आरसीएसबी ने। आरसीएसबी कहने का मतलब ये है कि पीडीबी का जो मैनेजमेंट का ठेका था, उसको चलाने का ठेका था, वो इस एजेंसी ने ले लिया था, रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने। अब देखते ही देखते एक साल और बीत जाता है, फिर आ जाता है 1999, 1999। इस साल क्या होता है जनरली? इस साल प्रोटीन डेटा बैंक में पूरे 10,000 स्ट्रक्चर्स पूरे हो जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 10,000 स्ट्रक्चर पीडीबी आर्काइव में। तो 1999 में टोटल कितने हो गए? 10,000 स्ट्रक्चर हो गए टोटल ओवरऑल मिला के पीडीबी आर्काइव में, मतलब प्रोटीन डेटा बैंक डेटाबेस में, ठीक है। 3D मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। फिर एक साल और बढ़ता है, सन आ जाता है 2000। अब क्या होता है कि भाई सन 2000 में एक नई स्थापना की जाती है प्रोटीन डेटा बैंक के द्वारा। कौन सी है? उसका नाम है पीडीबी जे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन डेटा बैंक इन जापान। प्रोटीन डेटा बैंक इन जापान।
कहने का मतलब एक तरीके से क्या हो गया, अब ये फैलना चालू हो गया था प्रोटीन डेटा बैंक। मतलब एक सिंगल यूनिट से अब जापान में जे आ गया तो जापान में आ गया, ठीक है। अब इसका जो सेंटर बना था पीडीबी जे का, वो कहाँ पे बना था भाई? ओसाका यूनिवर्सिटी है एक। कौन सी? ओसाका यूनिवर्सिटी। ओसाका एक जगह है जापान में, तो मैं लिख देता हूँ ओसाका यूनिवर्सिटी। तो ओसाका यूनिवर्सिटी में क्या बनाया गया? एक डिपोजिशन सेंटर बनाया गया। क्या बनाया गया? डिपोजिशन सेंटर। ये भी एक तरीके का क्या था? आर्काइव थे ये भी। तो ये डिपोजिशन सेंटर जो बनाया गया, इसी को नाम दिया गया था एक्चुअली क्या? पीडीबी जे। आ रही है बात समझ में? तो पीडीबी जे क्या था? एक डिपोजिशन सेंटर था। कहाँ पे? ओसाका यूनिवर्सिटी में, जापान में। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आते हैं साल 2002 में। 2002 में क्या हुआ? 2002 में एक डेटाबेस बनाया गया, एक डेटा बैंक कह सकते हो, EMDB, जिसका नाम था EMDB। कहाँ पे बनाया गया ये बनाया गया MSD EBI में। अभी बताया था ना MSD EBI क्या है? एक डिपोजिशन सेंटर था प्रोटीन डेटा बैंक का। क्या था? डिपोजिशन सेंटर। तो EMBD एक्चुअल में है क्या, इसे समझते हैं। तो ये क्या है? EMBD इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डेटा बैंक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डेटा बैंक। ऐसा इसलिए बनाया गया, EMDB को इसलिए बनाया गया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जो स्ट्रक्चर थे वो भी क्या होने लग गए थे? इंक्रीज होने लग गए थे बहुत तेजी से। अब जब इंक्रीज होने लग गए तो इसलिए इसकी स्थापना की गई। कहाँ पे की गई? MSD EBI में। MSD बताया था ना, मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर डेटाबेस, जो बनाया गया था एक डिपोजिशन सेंटर, और उसी में EMDB भी एक डेटा बैंक बनाया गया। धीरे धीरे क्या हुआ? एवोल्यूशन होता गया, टेक्निक आती गई। तो बेसिकली ये जो था ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डेटा बैंक, इसके अंदर हमारे क्या क्या थे? इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का डेटा था। क्या था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डेटा, माइक्रोस्कोपी डेटा, इसमें सारा स्टोर किया गया था, एक तरीके से ये कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे 2003 आ जाता है। 2003 में क्या होता है? यहां पे एक और स्टैब्लिशमेंट किया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डेटा बैंक, WWPDB। WWPDB को कहां स्टैब्लिश किया जाता है? उसको स्टैब्लिश किया जाता है RCSB PDB में। RCSB PDB along with PDBE and PDBJ। इन तीन जगह पे क्या किया जाता है भाई? WW प्रोटीन डेटा बैंक को क्या कर दिया जाता है? इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। WWPDB को क्यों बनाया गया था? WWPDB का जो मेन मकसद था वो क्या था? मैनेजमेंट करना PDB आर्काइव का, ठीक है। मैनेजिस था PDB आर्काइव। और एक गोल और था WWPDB का, वो मिशन ये था इनका कि जो प्रोटीन डेटा बैंक है उसको फ्रीली अवेलेबल रखना ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, टू इंश्योर दैट PDB is freely and publicly available to all global community, या तो to global community। तो ये काम इतना हो गया था। फिर आती है बात 2006 में। 2006 में अक्सर क्या हुआ
2006 में ये हुआ कि BMRB एक डेटाबेस था, BMRB। बताता हूँ क्या है BMRB। BMRB है बायोलॉजिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस डेटा बैंक। बायोलॉजिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस डेटा बैंक। BMRB क्या हो गया था भाई, BMRB ने क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था, ज्वाइंड WWPDB, मतलब वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डेटा बैंक को ज्वाइन कर लिया था इसने। अब ये समझते हैं BMRB में है क्या था। BMRB में जो था हमारा वो क्या था, डेटा था NMR का, डेटा ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेटा इसमें प्रेजेंट था BMRB डेटा बैंक में। और जनरली इसमें जो डेटा था वो क्या था, प्रोटीन, पेप्टाइड और न्यूक्लिक एसिड्स। इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं 2008 में। 2008 में क्या हुआ भाई, तो 2008 में एक और रूल पास हुआ, मतलब जो रूल था, गाइडलाइंस थे। एक गाइडलाइन ये थी कि कोई भी स्ट्रक्चर जो सबमिट किया जाएगा, डिपॉजिट किया जाएगा, उसमें मैंडेटरी एक रूल लगा दिया गया था। मतलब मैंडेटरी क्या कर दिया गया था कि बिना NMR या एक्सरे के बिना कोई भी अगर स्ट्रक्चर विजुअलाइज नहीं किया गया है तो वो स्ट्रक्चर PDB में जमा नहीं किया जाएगा, डिपॉजिट नहीं किया जाएगा। तो NMR और एक्सरे को कंपलसरी कर दिया गया था एक तरीके से कि हर स्ट्रक्चर को इन दो टेक्निक से तो एटलीस्ट यू हैव टू विजुअलाइज, आपको विजुअलाइज करना ही है, इसलिए मैंडेटरी कर दिया गया था ये NMR और एक्सरे। NMR क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो NMR और एक्सरे टेक्निक का क्या कर दिया गया था, मैंडेटरी कर दिया गया था। किसके लिए, फॉर स्ट्रक्चर डिपोजिशन, स्ट्रक्चर डिपोजिशन। और एक अच्छी चीज ये भी हुई थी प्रोटीन डेटा बैंक में 2008 में कि इसमें 50,000 स्ट्रक्चर स्टोर हो चुके थे इस टाइम पे। कितने, 50,000 स्ट्रक्चर इन PDB आर्काइव। तो 2008 की बात हो रही है, अभी भी 50,000 स्ट्रक्चर टोटल ओवरऑल स्टोर्ड हो चुके थे प्रोटीन डेटा बैंक में। फिर थोड़ा साल और गुजरते हैं, 6 साल, फिर आता है 2014 यहां पे डायरेक्टर को बदल दिया गया था। तो जो नए डायरेक्टर बने थे RCSB PDB के, RCSB PDB के जो नए डायरेक्टर बने थे वो कौन थे, स्टीफन के बर्ली। स्टीफन के बर्ली जो डायरेक्टर हैं वो अभी भी प्रेजेंट हैं, करंटली भी प्रोटीन डेटा बैंक के। और फाइनली अगर हम 2021 की बात करें प्रेजेंट की अब, बट इसके बाद अगर देखें तो टोटल 50 साल हो चुके थे प्रोटीन डेटा बैंक को। अब आज की बात कर रहा हूँ मैं 2021 की, तो टोटल 50 ईयर्स हो चुके हैं प्रोटीन डेटा बैंक को, जिसमें कि प्रोटीन डेटा बैंक अपनी गोल्डन एनिवर्सरी बनाता है, गोल्डन एनिवर्सरी, गोल्डन एनिवर्सरी फॉर प्रोटीन डेटा बैंक। तो अब क्या है, गोल्डन एनिवर्सरी चल रही है। और आज के टाइम पे अगर स्ट्रक्चर देखें तो टोटल स्ट्रक्चर देखें PDB में कितने हैं, 1,76,000, 1,76,773, 1,76,773, ये टोटल स्ट्रक्चर हैं। अगर इसमें मैं ह्यूमन सीक्वेंस की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सीक्वेंस, ठीक है, वो कितने टोटल, 52,191।
अगर मैं इन्हीं में न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग स्ट्रक्चर की बात करूं, न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग स्ट्रक्चर, तो ये कितने हैं? 12,884, 12,884। तो ये थी दैट्स इट हिस्ट्री फॉर प्रोटीन डेटा बैंक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन में प्रोटीन डेटा बैंक के, ठीक है।